दिल्ली से, जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर जा रही हूं और आपके लिए महाभारत लेकर आ रही हूं। यूपी चुनाव में हिजाब की एंट्री हो चुकी है, ये मैंने कल ही कहा आपसे, और किस तरह से विवाद गर्माता जा रहा है। देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं और ये तब है जब कर्नाटका हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी और तब तक धार्मिक वस्त्र पहनने की जिद ना की जाए। अब इसे लेकर याचिकाकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी किस तरह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और कह रही है कि हिजाब पहनने से रोकना ये मौलिक अधिकारों का हनन है। आज इसी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक देश में अलग अलग पद्धतियां क्यों, उन्होंने सीधे कहा कि किस तरह यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होनी चाहिए। और इसीलिए आज मैं महाभारत में यही सवाल उठा रही हूं कि क्या अब एक देश एक विधान एक संविधान की बात होनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश में इस तरह के मुद्दों पर विवाद ना उठे, उसका हल यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है। इसी पर कर रही हूं आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जो सियासत हिजाब के हिसाब किताब में तुष्टीकरण के बीच बोने लगी है, वो अब बेनकाब होने लगी है। कैद होने की आजादी दिलाने के लिए सियासत अपना नकाब हटाकर असल चेहरा दिखाने लगी है। अपने माकूल मजहबी मंसूबों में डूबे सियासी सूरमा ऐसे ऐसे शिगुफे छोड़ रहे हैं जो समाज को एक करने के बजाय तोड़ रहे हैं। पूरे विवाद का रुख नफरत की तरफ मोड़ रहे हैं और भाईचारे का गुब्बारा सियासी सुई से फोड़ रहे हैं। सरकार जिम्मेदार है और खासकर बीजेपी के लोग इसको उचका रहे हैं, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वहां पर उनको फायदा हो। सियासत ने तालीम को नफे नुकसान के तराजू में रख दिया और भूल गए कि स्कूल सियासत का टूल नहीं है। जो बच्चे भविष्य लिखने जाते हैं, उनकी कलम में भी मजहबी स्याही भर दी गई और पॉलिटिकल पट्टी पढ़ा दी गई। सियासी सबक याद करा दिया गया और फिर जो हुआ वो सबने देखा और जो हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं और वो इस तपिश में रोटियां सेक रहे हैं। धर्म के नाम पर घृणा का तेजाब लगाने का काम किया जा रहा है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश की एकता और अखंडता के लिए भी ये बहुत बड़ा चुनौती भरा है। न राजनीतिक रंग भरने की जरूरत थी, न जरूरत नग्नता पर नसीहत की थी और न नकाब पर झुकाव दिखाने की थी। मसला कॉलेज तक सीमित था और उसका हल भी वही था, लेकिन खींचकर पर्दे को इतना लंबा कर दिया गया कि कर्नाटक का किस्सा चुनावी राजनीति का भी हिस्सा बन गया और जब बन गया तो हिजाब पर जवाब दूसरी ओर से भी आ गया। मुसलमान बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार है, उनको भी डॉक्टर बनना चाहिए, उनको भी इंजीनियर बनना चाहिए। कहाँ आप उनको हिजाब का चक्कर में फंसा रहा है? तो हिजाब आप पहनो, आपका घर में पहनो, जहां भी पहनो, लेकिन जब कॉलेज और स्कूल में आप जाते हो तब स्कूल कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनो। अब जब बात इतनी आगे बढ़ गई तो कुछ लड़कियां हिजाब तो कुछ गमछे पर अड़ गईं, तो ये बात कईयों के सीने में गड़ गई। फिर क्या, मजहबी होड़ का तोड़ यूनिफॉर्म सिविल कोड में आया और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, अब एक देश एक कानून चाहिए। आज इसीलिए देश में जरूरत है एक देश एक कानून, कॉमन सिविल कोड होनी चाहिए। ये देश एक है, कानून भी अब एक होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस को लेकर थे। पहले फिजूल में तूल दिया और फिर कोर्ट में पैरवी भी करने लगे, जिस पर सीएम हेमंता ने आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है। कांग्रेस बोल रहे नहीं नहीं, मुसलमान बेटियों को डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, उनको हिजाब पहनना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने घूंघट को लेकर सवाल करते हुए कहा कि महिलाएं घूंघट में वोट कर रही थी, तो हिजाब पर सवाल क्यों? कोर्ट का फैसला आने दीजिए, मगर हमारा मानना है कि इंटरिम जजमेंट फंडामेंटल राइट्स से महरूम करता है, फंडामेंटल राइट से महरूम करता है।
पर्दे के हिमायतियों ने दलील पर दलील दे डाली और तर्कों की फेहरिस्त लगा दी हिजाब के समर्थन में। पर्दा न सिर्फ हमारे मजहब का बल्कि हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का हिस्सा है और कतई तौर पर इसको इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इससे पहले हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कॉलेज में हिजाब पर रोक लगा दी। उधर मसला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नसीहत दे डाली कि स्थानीय मामले को राष्ट्रीय मसला न बनाएं, उचित समय पर इसे देखेंगे। हाई कोर्ट ने थोड़ा रिलीफ भी दे दिया। उसने बोला स्कूल को प्रारंभ करो, छात्रों को शिक्षण मिलने दो, और दूसरा चीज़ यह भी स्पष्ट से यह बोला है हिजाब डालकर नहीं तो ऑरेंज का शॉल डालकर नहीं आना है। बीजेपी ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि वोट बैंक के हिसाब से दलील पर पानी फिर गया है। ये बहुत ही बड़ा झटका होगा शायद उस सियासी हिजाब ब्रिगेड के लिए जो यूनिफॉर्म और किताब को पीछे करके कहीं ना कहीं सियासी वोट बैंक हिसाब को आगे करने की कोशिश कर रही थी। सवाल उठता है कि आखिर तालीम पर सियासी तमाशा क्यों किया जा रहा है? पोशाक को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बनाया जा रहा है? ये सही है कि संविधान आजादी देता है, लेकिन ये भी सही है कि आजादी असीमित नहीं है। आजादी के साथ फर्ज भी है। अब सिर्फ बातें करने वाले आजादी का राग अलापते हैं, लेकिन फर्ज को मर्ज मानकर पीछे धकेल देते हैं। आज स्कूल की बात है, कल अगर किसी और सेवा या सेना, पुलिस से जुड़े लोग ऐसे ही आजादी की मांग करेंगे तो क्या ये संभव है? सवाल उठता है कि क्या इस मजहबी हट और होड़ का तोड़ यूनिफॉर्म सिविल कोड ही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बड़ी खबर भी इस वक्त बता दूं कि कर्नाटक की उडुपी से जो आ रही है, उडुपी से जो खबर आ रही है वो आपको बता रही हूं कि किस तरह सड़कों पर उतरे हैं सुरक्षा बल। वहां अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है उडुपी में, क्योंकि उडुपी की ये घटना है और उडुपी में ही जहां पर ये पूरा विवाद हुआ था, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की ने हिजाब पहने हुए अल्लाहू अकबर का नारा दिया और वहां से कुछ लड़कों ने जय श्री राम का नारा दिया। उसी उडुपी में फ्लैग मार्च किया गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उडुपी में फ्लैग मार्च की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है और स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, ये भी कहा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सगेराज हमारे साथ है। सगेराज सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सगेराज, जरा तस्वीरें आप वहां पर दिखाइए, बताइए इस वक्त क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि स्थिति वहां पर तनाव न फैले, इसके लिए फ्लैग मार्च हो रहा है वहां। बिल्कुल, आप अभी देखे हैं कि उडुपी में फ्लैग मार्च हुआ है पुलिस और आरएफ के साथ। यहाँ पे पूरे गली गली में, शहर में और रोड में फ्लैग मार्च हुआ था। उसके बाद वॉर मेमोरियल जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अभी पूरे लोग निकल गए हैं। जो फ्लैग मार्च था लोगों को मैसेज देना चाहता था कि अभी आने वाले के दिन कुछ भी वायलेंस नहीं होगा, आपके बच्चों को आप स्कूल और कॉलेज भेज सकते हैं। वो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए, किसी के वायलेंस और क्या कर रहे हो? नहीं, अभी निकले हैं फ्लैग मार्च के बाद। अभी पुलिस वाले पूरा यहाँ से निकल गए हैं, अभी कोई नहीं है फिलहाल। अभी आधा घंटे से भी ज्यादा उन लोगों ने फ्लैग मार्च किए हैं और अभी इस जगह से वॉर मेमोरियल पे अभी खत्म हुआ है और यहाँ से सब लोग निकल गए। मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ उडुपी की और सबसे ज्यादा डर इसी बात का है क्योंकि अलग अलग जगहों से जो प्रदर्शन की तस्वीरें कई जगहों में हुआ है, जयपुर में भी प्रदर्शन हुआ है। मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी क्योंकि अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही है वो भी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। मेरे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ वकील फरहा फैज जुड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ एसडीपीआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी यास्मीन फारूकी जुड़ रही हैं। हमारे साथ मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट तस्लीम रहमानी जुड़ रहे हैं और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह सांकला। मैं गजेंद्र जी, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं क्योंकि जहां पर मुझे लगता है कि इस देश में बड़े बड़े वकीलों को और बड़ी हस्तियों को, लड़कियों को हिजाब और पर्दे से निकालने की कोशिश करनी चाहिए, वहां हिजाब में धकेलने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि महिलाओं को हिजाब पहनना चाहिए।
जा रहा है कि गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है। मैं एक बार अश्विनी जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं एक बार यास्मीन फारूकी जी के पास चली जाती हूँ। यास्मीन जी मुझे बताइए, इन रूढ़िवादी पद्धतियों के लिए महिलाओं ने कब से लड़ाई लड़ी? अब कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की जगह तो छोड़ने दीजिए, जहां पर पर्दा और हिजाब जैसी चीजें ना हो, वहां पर भी पर्दा और हिजाब की वकालत आप लोग कर रहे हैं। पर्दा और हिजाब, पर्दा अव्वल तो है नहीं वहाँ पे, और हिजाब को आप क्या समझ रहे हो? सर ढकने को आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया। बड़ी अच्छी बात है, वैसे अच्छा मुद्दा बनाए। किसान मुद्दे से अपन ने ध्यान हटा दिया और सारी चीज़ों से ध्यान हटा दिया। एक स्कार्फ, एक रुमाल का टुकड़ा सर पे अगर कोई लड़की पहनना चाह रही है तो उस पे इतना कितना वबाल है, मेरी समझ में नहीं आता। कितनी ज़्यादा कट्टरपंथी वाली बात हो गई है ये कि उन लोगों को ये लगने लगा है कि ये क्या, एक सर पे दुपट्टा ओढ़ना जो सारी दुनिया की औरतें ओढ़ती हैं। जी की आवाज नहीं आ रही है। जो सारी दुनिया की औरतें ओढ़ती हैं। यास्मीन जी जो शुरुआत में आपने कहा, क्योंकि मैं वो सुन पाई, मुझे हेलो, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा दुरुस्त करा रही हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने हिजाब को इतनी बड़ी बिग डील क्या बना दी, क्यों इतना बड़ा बना दिया है, सर ढकने को इतना बड़ा क्यों बना दिया है? मैम मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, किसी ने कोई पर्सनल स्पेस में हस्तक्षेप की बात नहीं करी है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में मैम, शिक्षा के क्षेत्र में मैम, वहां पर हिजाब को लेकर इस तरह की जिद, जब वहां पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, सवाल सिर्फ इतना है। जवाब सिर्फ इतना सा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती थी, भजन गाती थी कि हमें कोई किसी स्कूलों में नहीं रोका गया जब हम छोटे थे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था क्या? लेकिन आज भी सारे सरकारी स्कूलों में वंदना होती है, सब कुछ होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रुमाल का टुकड़ा अगर लड़की पहन के सर पे जा रही है तो उसे इतना क्या वबाल है, क्या प्रॉब्लम है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। इतना बड़ा, क्योंकि किसान इतना बड़ा मुद्दा था, वो लोग भूल गए और हिजाब का गाना गाने लगे। बीजेपी इतनी मजेदार और इतनी अच्छी चीजें लाती है कि मुद्दे से हटाने में मैं उसको सबसे बड़ी शील्ड देने को तैयार हूं। बहुत अच्छे तरीके से मुद्दों पे से हटा। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि आप जिस तरह से बोल रही है, मुझे यास्मीन जी की आवाज थोड़ी बेटर कराइए, क्योंकि मैं उन्हें सुन नहीं पा रही हूँ। संजू वर्मा जी के पास जा रही हूँ मैं। संजू वर्मा जी, मुझे ये बताइए, संजू जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से इस पूरे विवाद को ये इस तरह से दिखाया जा रहा है कि आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इस देश में मौलिक अधिकारों का हनन कब होगा? इस देश में मौलिक अधिकारों का हनन बंद होने की बात ये करनी क्यों पड़ रही है, जब यहाँ पर हम जानते हैं कि हर किसी को धार्मिक आजादी है, लेकिन क्या वो धार्मिक आजादी लेकर हम जिद पर अड़ जाएं? संजू जी। सुचारिता जी, पहली बात तो ये, जो हिंदी में कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, जो लोग आज हिजाब की तरफदारी में सड़कों पर उतर आए हैं और कहते हैं कि हिजाब ना पहनने से हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा, कुछ महीने पहले यही हिजाब ब्रिगेड, आपको याद होगा, जब बीजेपी के ही उत्तराखंड के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने रिप्ड जीन्स को लेकर एक कमेंट कर दिया था। मुझे याद है 3 दिनों तक लगातार सभी लड़कियों ने, औरतों ने रिप्ड जीन्स पहनकर ट्विटर पर अपनी फोटो डाली और कहा कि हम स्वतंत्रता की आड़ में बीजेपी लड़कियों का हनन करना चाहती है और हम अपने पहनावे पर कोई रोक टोक होने नहीं देंगे। आप एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हो, एक तरफ आप रिप्ड जीन्स पहनने की बात करते हो। जब आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के तहत मुसलमानों को इतनी सारी चीजें दी गई हैं भारत के संविधान में, तब आपको सब सही लगता है। पर जब वही संविधान कहता है that education is a state subject under 7th schedule of the constitution, तब आपको संविधान पर विश्वास नहीं रहता। आप बार बार दुहाई लगा रहे हो कि हिजाब ना पहनने से आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं उसका हनन होता है।
आप कहते हैं कि हिजाब नहीं पहनेंगे तो आर्टिकल 25 के तहत जो मुसलमानों को अधिकार मिले हैं उनका हनन होता है। अरे एक बात समझिए, चाहे आर्टिकल 14 हो, 15 हो, आर्टिकल 25 हो, संविधान ने साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी मौलिक अधिकार इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ये आपके ऊपर नहीं है कि मन किया तो संविधान में विश्वास दिखाएं, मन किया तो संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और अभी तो ये खुलासा रिपब्लिक टीवी ने और आर भारत ने कर दिया है कि ये जो लड़की है मुस्कान जैनाब, जो अपने आप को शेरनी बोलती है, बड़े सवाल पर अगर और संजू जी, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, जिसको आज उठाया गिरिराज सिंह ने, और इसीलिए मैं अश्विनी जी के पास एक बार जा रही हूँ। अश्विनी जी जरा मुझे बताइए, आप तो बहुत बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लेकिन आज गिरिराज सिंह ने कहा कि यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इसका हल है। क्या शिक्षा भी उस यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आती है, जिससे इस तरह के विवाद ना उठे? सर, ये देश को नुकसान पहुंचाता है। है और ये संविधान, जैसा कि सब नाम से स्पष्ट है, संविधान का मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान रूप से लागू हो। संविधान का उद्देश्य क्या है? सबको समान अधिकार देना, सबको समान अवसर देना। समान अवसर तब मिलेगा जब सबकी समान शिक्षा होगी। सोशल इक्वलिटी तब आएगी जब लोग कम से कम पब्लिक प्लेस पे, यानी अपने सरकारी ऑफिस में, कोर्ट में, हॉस्पिटल में, स्कूल में एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। और समान अधिकार तब मिलेगा जब समान नागरिक संहिता लागू होगी। दुर्भाग्यवश मैं आपको 5 बातें बताता हूं। इस देश में अगर वो बेटी हिंदू है तो शादी विवाह की उम्र उसकी 18 साल है, लेकिन बेटी अगर मुस्लिम है तो 9 साल है। अगर बेटी विवाह करेगी हिंदू की तो तलाक अगर होगा तो कोर्ट के जरिए होगा, लेकिन अगर निकाह करेगी तलाक होगा तो मौखिक होगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी तो उसको गुजारा भत्ता मिलेगा, अगर निकाह करेगी तो 1 रुपए गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। अगर वो बेटी विवाह करेगी उसको गोद लेने का अधिकार मिलेगा, अगर वो निकाह करेगी उसको गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। बेटी विवाह करेगी माँ बाप के संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, बेटी अगर निकाह करेगी माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। तो सच्चाई तो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को कोई फायदा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो पूरा का पूरा फायदा होगा सुचित्रा जी, वो मुस्लिम बेटियों को होगा। अभी उनको कोई अधिकार नहीं है। शादी विवाह की उम्र 9 साल, 9 साल का मतलब प्राइमरी में पढ़ने वाली बच्ची की शादी कर निकाह हो रहा है। गुजारा भत्ता उनको मिलता नहीं, गोद लेने का अधिकार है नहीं, एडॉप्शन का राइट है नहीं, सक्सेशन का राइट है नहीं। एक मिनट, मेरे साथ तस्लीम रहमानी जी है। मैं एक बार तस्लीम रहमानी जी के पास चली जाती हूँ और उसके बाद फराह जी के पास जाऊंगी। तस्लीम रहमानी जी, मुझे ये बताइए, ये जो बात कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात होती है तो उस पर आप हल्ला करते हैं, यहाँ पर हिजाब शैक्षणिक संस्थानों में ना हो तो आप हल्ला करते हैं। सर, कुछ तो होगा, रूढ़िवादी पद्धतियों को हटाने के लिए कभी तो समर्थन करेंगे। और अगर देश को जोड़ने की बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, फिर उस पर भी आप लोग खुश नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सुचारिता जी, आपने मुस्लिम कम्युनिटी को हुल्लड़बाज और हल्लाबाज बोल दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये तो नाम हमें मिलना ही था और मिलता रहा है, लेकिन ये जो ऐश्वर्य चौबे साहब है और गिरिराज सर, अपनी पॉलिटिक्स को सूट करने के लिए इस तरह से मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। अपनी पॉलिटिक्स को सूट करने के लिए मेरे मुंह में शब्द क्यों डाल रहे हैं? मेरे मुंह में ये शब्द क्यों डाल रहे हैं सर? ये आपकी पॉलिटिक्स को बेनिफिट करता है, इसलिए आपको लगता है तोहमतें लगाएं। आपको लगता है ये तोहमत लगाएंगे? मैंने कहा बोला? मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? आप इस संविधान को मानते हैं कि नहीं? मैंने कब बोला सर? सुचित्रा जी, मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? मैं आपसे पूछ रही हूँ। यही बातें आप लोगों को बताते हैं और फिर तोहमतें लगाते हैं चैनल्स पर। आप तोहमतें क्यों लगाते हैं सर? मैंने कब बोला हुल्लड़बाज? हल्ला बोलते हैं क्या? ये मैंने नहीं बोला, ये आप ही ने बोला है। ये इस पे हल्ला बोल दिया, उस पे हल्ला बोल दिया, उस पे हल्ला बोल दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका है। किसने बोला है? सर, एक मिनट, बोलो किसने बोला है? This is exactly what politicians do, सर। राजनेता यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। मुझे हैरानी नहीं है, आप यही सब करके आप अपना वोट बैंक साधते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, यही सब आप करते हैं। हल्ला बोलना एक कहावत होती है, पहली बात। ये बोलना
कि मुझे किसी भी चीज को हैरानी लेकर नहीं आप है। आगे बढ़ रहे हैं। मुझे मालूम है। नहीं, मैं क्यों बोलने दूं आपको? मुझे मैं इसलिए मालूम है बोल रही हूं कि क्योंकि आप आपने मुझे शुरुआत ही नहीं आरोप से बोलने की है। देंगी, आप आप क्यों अश्वनी आरोप को लगा रहे हैं मुझ पर? आपने क्यों कहा कि मैंने हुल्लड़बाज? नहीं सर, मैंने आपको बहुत बार महाभारत में बुलाया, कई बार आपने अपनी बात रखी और आज भी रखेंगे। मैं फिर कह रही हूँ, आज भी रखेंगे, लेकिन झूठ नहीं रखेंगे सर, झूठ नहीं रखेंगे। अरे भाई, नो, हमको मालूम है, झूठ नहीं रखेंगे हमको सर। मालूम आप है। लगा सर, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, मंच है आपके पास, मैं आपको बुलाती हूँ बात दबाने के लिए नहीं, बात उठाने के लिए। सर, राजनीति राजनेता करते, हम नहीं करते। पहली बात, आप लोग करते और वो आपने दिखा दिया आज। आप कूद पड़ी। आप हुल्लड़बाज क्यों कह रहे हैं? अश्वनी उपाध्याय को आपने 10 बोलिए आप, 5 मिनट सर आप दे बोलिए, दिए। लेकिन झूठ आप मत मुझे बोलने बोलिए, नहीं दे रही हैं। झूठ मत। हाँ, तो वो मुझ पर तोहमत नहीं लगा रहे। झूठ नहीं बोला, आप मैं मुझ पर झूठ तोहमत बोलता ही लगाएंगे और नहीं झूठ बोलेंगे तो मैं रोकूंगी आपको। बोलिए। कोई तोहमत नहीं, आपने बोला हाँ हल्ला सर, वो बोल, तो हल्ला सबने बोल, देख लिया हल्ला आपने बोल, कैसे हल्ला झूठ बोल, बोला है आपने और बोला। अपनी पॉलिटिक्स को बोला सूट आपने। करने वाला झूठ बोला है। क्या? सर बिल्कुल, एक सेकंड, हम भी एक वो- हम- सेकंड, हम सर, भी वो बोलेंगे हल्ला जो- बोलना जो- कहावत जो होती है, मैं सच फिर होगा। कहूंगी, मैं आप बार-बार हमें नहीं रोक कहूंगी। नहीं आप पाएंगे। बोलिए और हुल्लड़बाज जैसे, ठीक है जी, आप हाँ, अपनी वो बात आपने रख वो दीजिए। कहावत Prove बोली me ना। wrong, sir, prove me wrong। वो चलिए, कहावत बोलिए। खाली हमारे ऊपर बोलिए। लागू होती है। बोलिए नहीं, सर, वो बोलिए, कहावत prove me सिर्फ wrong। हमारे ऊपर लागू होती है। अरे जो धर्म संसद में बैठ के बोलते हैं कि 20 करोड़ लोगों को बाहर डालो, उन पे नहीं लागू होती। तब आपके मुंह में दही दब जाता है। तो सर गलत है ना, उनके मैं बारे उनको में कहाँ नहीं सही बोलती, ठहरा रही हूँ? जब लोग मैं सही ठहरा रही हूँ जैसी बात बोल के मैं लिखती उन्हें सही करते। ठहरा रही हूँ, मैं उन्हें सही ठहरा रही हूँ क्या? सर अगर यही आप होता है बैलेंस दोनों हैं तो तरफ दोनों से, की यही बात होता है दोनों तरफ से, वहां से भी होगा, मुझे यहाँ से भी होगा। अपने सवाल का जवाब दे उससे दीजिए। पिसेगा कौन? जो वो बेचारी लड़कियां जिनको आप कहेंगे हिजाब तो जरूरी है। देखिए देखिए, आपको धर्म के नाम पर आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हिजाब पहनिए, वरना आपको धर्म दबा दिया जाएगा। यही कहते हैं ना उन लड़कियों को। मैं ये उतार देता हूँ, मैं ये उतार देता हूँ। बोलिए, अपना पॉइंट रखिए सुचारिता, सर। आप बोलती रहिए, हटा दीजिए। नहीं सर, आप बोलिए। आपको अपनी आवाज ज्यादा प्यारी बोलिए है। तस्लीम जी, मुझे नहीं तस्लीम जी, बोलने सर, देना, आप- मैं हट जाता हूँ। सर आप फालतू बोलिए, का लेकिन टाइम नहीं है आपने मेरे शुरुआत पास। तोहमत से की है, मुझे बुरा लगा। फालतू वक्त नहीं है मेरे बोलिए पास सर। आपके ठीक है, साथ बैठ बोलिए, के बोलिए, आप इधर तस्लीम उधर जी। की बात करने का। आप एक मिनट सर खामोश फालतू वक्त तो रहेंगे। हमारे पास भी नहीं है। ये अगर आप अश्वनी फालतू उपाध्याय बातें जी बोलेंगे और तो मैं आपको गिरिराज सिंह रोकूंगी। जी ने- इफ यू सर, इट्स अप टू यू सर, इट्स अप टू यू। अब आप हटा लीजिए, अब हटा लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ, गजेंद्र जी के पास जा रही हूँ। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि यहाँ पर हम लोग बातें रखते हैं, अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं, उसमें आप पहले तोहमतें लगाएं, आरोप लगाएं और उसके बाद खुद बुरा मानकर उठ जाएं। ये सर आपकी मर्जी है, मैं किसी भी गेस्ट को अपने अपमानित करने के लिए नहीं बुलाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल जाए कि आप हमारे ऊपर सवाल उठाएंगे और आरोप लगाएंगे। गजेंद्र जी, मैं आपसे पूछती हूँ सर, मुझे ये बताइए कि जो बड़े बड़े वकील हैं देश के, जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो जाएंगी और वो कोर्ट जाए हिजाब और पर्दे से मुक्ति दिलाने या फिर उसके समर्थन में उसे आगे बढ़ाने? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से बहुत स्पष्ट है और वो स्टैंड ये है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्ची को वो क्या खाएगी, वो क्या पिएगी, वो क्या रहेगी, कैसे रहेगी, इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना किसी रूप में भी जायज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब बच्चियां हिजाब लगा करके जाए या बिना हिजाब लगा, अगर उसकी इच्छा है कि वो सलवार कुर्ता पहन रही है, चुन्नी लगा के जाए, कोई है मान लीजिए नहीं लगा के जाना चाहती, आप किसी के ऊपर किसी चीज को थोपते क्यों? आप ये जरूर कहिए कि अपनी ड्रेस पहन करके आओ। तो ड्रेस, अब जैसे मान लो कोई भी सरदार बच्चा जाएगा तो जूड़ा रखता है, तो क्या आप ये कहोगे कि भाई आप अपना जूड़ा काट करके स्कूल के अंदर आओ, हमारी ड्रेस के अंदर जूड़ा नहीं है? ये धर्म से, संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं और उसकी इच्छा है। कई सरदार है, मोने रहते हैं, वो जूड़ा नहीं लगाते, कोई बात नहीं, वो नहीं लगावे, ये उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो आप कम से कम किसी को ये चीजें थोपने पर आरोपित मत करो, उनके ऊपर जबरदस्ती थोपो मत। और जिस तरह की उस दिन उडुपी में घटना हुई, सर आपको लग रहा है कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? आपको लग रहा है हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? आपका जब नंबर आएगा ना, गजेंद्र जी, आपको लग रहा है कि हिजाब और बीच में बोलने की क्या जरूरत आप है? सिख धर्म में पगड़ी को कंपेयर कर रहे हैं?
मैं आ रही हूँ संजू जी। पहले एक बार मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। जी, मैं आप ये कह रहे हैं आपको लग रहा है हिजाब अब जैसे मान लीजिए रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर ऐसा होता तो सर हर मुस्लिम महिला हर देश में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिजाब पहनकर घूम रही होती। द वेरी फैक्ट कि वो नहीं घूम रही है, ये कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है सर। सर ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वरना हर मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर घूम रही होती। मैं आपसे ये कह रही हूँ फराह जी भी पहनकर घूम रही होती जो हमारे साथ है। फराह जी को लीजिए स्क्रीन पर। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, कोई चोटी रखना चाहता है, कोई लड़का भी आ रही हूँ संजू जी आ रही हूँ। ब्राह्मण समुदाय के अंदर चोटी रखता है तो क्या आप उसकी चोटी हटाएंगे? उसको चोटी पर प्रतिबंध करेंगे? वो चोटी भी लगा सकता है, वो अपना तिलक लगा करके भी जा सकता है। स्कूल आपको कोई नहीं रोक रहा है। सरदार के अंदर भी कई बच्चे रखते हैं जूड़ा, कई नहीं रखते। तो सर वहाँ पर कॉलेज में जो लड़के भगवा पहनकर तिलकधारी आए थे उनके लिए भी कहा गया था, ये आपको शायद पता नहीं है। यही मैं आपको बता रही। फराह जी के पास जा रही हूँ मैं। फराह जी आपसे पूछ रही हूँ, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात जो बार-बार कर रहे हैं, मैंने आपको बोला संजू जी मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। मेरी एक मेहमान बहुत देर से इंतजार कर रही है। फराह जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। मैम उनके पास जरा मुझे जाने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। मैं फराह जी आपसे पूछ रही हूँ, आप इसलिए क्योंकि आप तो बहुत समय से ये लड़ाई लड़ रही हैं। यहाँ पर राजनेता भी बैठकर अब ये ठेकेदारी करने लगे कि हाँ हिजाब जरूरी है, स्कूल में भी पहना दीजिए। हम तो बाहर उसे उतरवाने की बात कर रहे हैं, पर्दे को उतरवाने की बात कर रहे हैं, घूंघट को उतरवाने की बात कर रहे हैं। ये तो यहाँ पर अब कह रहे स्कूलों में भी पहना दो भाई, और इसके लिए कोर्ट पहुंच गए। फराह जी मुझे फराह जी की आवाज नहीं आ रही। फराह जी थ्रू है क्या? आर्टिकल की स्टार्ट होती है, जिसको कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम जो है आर्टिकल 25 को चिल्ला रहे हैं कि ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया है। और अगर ये सिख की पगड़ी की बात कर रहे हैं तो इसी आर्टिकल 25 की एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में दिया हुआ है, द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान shall be deemed to be included in the profession of Sikh religion। तो वो जो पान का, पगड़ी, केश का और कड़े का, कंघी का, ये जो चीजें हैं ये इसेंशियल प्रैक्टिस में आता है सिखों की। अगर हम बात करें हिजाब की तो हिजाब जो है वो इसेंशियल प्रैक्टिस में नहीं आता। अगर ये इसेंशियल प्रैक्टिस में आ रहा होता तो ये 2021 में 2022 में ही क्यों आया? इससे भी पहले आ सकता था। और अगर ये हिजाब जो है इसेंशियल प्रैक्टिस में आता तो हमारे हुजूर के टाइम में आना चाहिए था इसको। ये जो बुर्का इंट्रोड्यूस हुआ है हजरत उस्मान के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये बुर्का जो है हमारे हुजूर के टाइम में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। ये बुर्का जो है उनके बाद जब खुलफाए राशिदीन का दौर आया, जो हमारे पहले खलीफा थे हजरत अबू बकर सिद्दीक, तो उनके टाइम में नहीं हुआ। उसके बाद हजरत उमर का दौर आया, उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। हजरत अली के टाइम में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ये हजरत उस्मान के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये उनका इंट्रोडक्शन है, इजाद की हुई चीज है। तो आज उस चीज को अल्लाह के इस्लाम से ज्यादा तरजीह थोड़ी ना दे दोगे आप, जो एक खलीफा ने शुरू कर दिया था। यही बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो मौलानाज हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, ये उनका शुरू किया हुआ शगुफा है। आज वो मुसलमान कम्युनिटी को, क्योंकि देखिए 3 तलाक का जब एक्ट आया, उस एक्ट के बाद में जो मुसलमान लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो जान गई कि अल्लाह का इस्लाम कुछ और कहता है और मुल्ला का इस्लाम कुछ और कहता है। और हमें जो फॉलो कराया जा रहा है वो मुल्ला का इस्लाम है। तलाक़े बिदअत जिसका कोई जिक्र कलाम पाक में नहीं है, वो मुल्ला जो है हमें प्रैक्टिस करा रहे थे। ये बड़ी बात है। वो फर्क समझ गई है। तो इस क्योंकि हर लड़की, हर औरत जो है इस चीज को समझने लगी है। अब इन्हें परेशानी हुई कि ये लड़कियां जो है हमारे हाथ से निकल गई हैं। इन्होंने लड़कियों को, यास्मीन जी बताइए जो बात कह रही है, इन्होंने लड़कियों का इंस्ट्रूमेंट बनाया और सीए का। हाँ बोलिए, फराह जी कह रही है कि लड़कियों को इंस्ट्रूमेंट बना लिया आपने। और अगर मर्द ये कर रहे हैं कि भाई एक औरत को किस तरह से दबाया जा सके, उसे नीचे रखा जा सके, आपसे तो मैं उम्मीद नहीं करूंगी। आप तो कम से कम औरतों के हक की वकालत करिए। यास्मीन जी, कोई अगर मर्द ये बात कहता कि औरतों से कि हिजाब पहनो, तो बिल्कुल मैं उसके खिलाफ खड़ी होती कि आपको कहने का कोई हक नहीं है कि कोई औरत हिजाब पहने। लेकिन क्योंकि वो लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमें हिजाब, हमें एक सर कवर करना है, वो पर्दा नहीं है,
वो सर कवर करना है एक छोटे रुमाल से, और वो लड़कियां खुद कह रही हैं वो कोई और उनको जबरदस्ती मार के नहीं कहला रहा। अगर कोई मर्द ये बात कहता तो मैं बिल्कुल ये खड़ी होती कि आप कहने वाले कौन होते हो, ये इनकी मर्जी है, ये इनका जीना है, इन्हें अपनी मर्जी से जीने दो। यास्मीन बाजी, आप एक बात का जवाब दीजिए। मैं अगर वो लड़कियां नहीं होती, ये जो सर ढकने की बात वो लड़कियां कर रही हैं, कल को अगर मुसलमान बच्चे जो हैं, जो लड़के हैं, वो ये कहेंगे कि हमें सर ढकना है और हमें टोपी पहन के स्कूल जाना है, और क्योंकि हमें टखनों से ऊपर जो है पजामा पहनना है, तो हम जो अपनी पैंट है, ठीक है हम पैंट पहन लेंगे, लेकिन वो जो पैंट है वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। तो फिर तो स्कूल का कोई डेकोरम नहीं रह जाएगा। कल को एक जो नॉन मुस्लिम बच्चा है वो कहेगा कि बहन जवाब ले लीजिए, बहन जवाब ले लीजिए। बहन वो पहले से पहनती आई है, वो नई कहानी नहीं है, वो सालों से पहन रही हैं, वो नई कहानी नहीं है, वो पहले से पहन रही हैं। अगर वो नई कहानी कहती तो वाकई वो गलत थी, पर वो तो पिछले 2 सालों से पहन ही रही हैं। उनका तो कोई नया काम नहीं करा उन्होंने कि साहब एक बार अभी आके पहन के खड़ी हो गई। वो ठीक है, अगर बात करनी थी, आपको ये कहना था कि जो सेफरन पट्टे पहन के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात मानी जा सकती थी। एक लड़की के पीछे जो है सब एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई, ये बात मानी जा सकती थी। स्कूल जो है वो ये कह रहा है कि आप नकाब पहनिए, हिजाब पहनिए, बुर्का पहनिए, कुछ भी पहनिए, आप आकर स्कूल के बाहर उसको निकाल करके रख दीजिए। जब आप क्लास में आए तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में, तो उसमें क्या बुराई है? स्कूल का एक यूनिफॉर्म होना ही चाहिए, और अगर वो यूनिफॉर्मिटी की बात होनी चाहिए। मैं यही बात कह रही हूँ। मैं एक बार, अच्छा ठीक है फराह जी, यास्मीन जी एक मिनट रुक जाइए। फराह जी, यास्मीन जी, मैं एक बार संजू जी के पास जा रही हूँ। संजू जी और गजेंद्र जी को लीजिए, लेकिन संजू जी पहले बोलेंगे, गजेंद्र जी उसके बाद। संजू जी मुझे ये बताइए, ये आप पूरी बहस सुन रही हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो बड़ी बात आज गिरिराज सिंह ने कही, मैं उस पर पूछ रही हूँ, क्या ये समय आ गया इस तरह के विवादों को अंत करने के लिए? संजू जी। तो चर्चा जी, पहली बात तो ये जो बार बार कहा जाता है कि हमारे सिख भाई वो यदि पगड़ी पहनकर जा सकते हैं तो हिजाब पहनने में क्या बुराई है? तो मैं बता दूं, नवंबर 2021 गुरप्रीत सिंह वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, इसकी जजमेंट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दी है, और उसमें कहा है कि सिखों की पगड़ी एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है सिखिज्म में, सिखों के धर्म में, पर हिजाब ये हर मुस्लिम स्कॉलर मानता है हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। और एक बात कह दूं, आज ये कहते हैं हमको हिजाब पहनने दो, एक छोटे से रुमाल के टुकड़े से आपको इतनी क्या दिक्कत है? कल ये कहेंगे हमको जुम्मे के दिन छुट्टी चाहिए, शुक्रवार के दिन स्कूल नहीं आएंगे, हमको संडे के दिन छुट्टी मत दो। 3 दिनों के बाद ये कहेंगे हम करवा चौथ मना सकते हैं तो भला, भारत में हमको मुहर्रम की भी 1 महीने की छुट्टी चाहिए। फिर ये कहेंगे भारत में है हम सिर्फ जो हलाला सर्टिफाइड खाना है, हम हलाल वाला मीट ही खाएंगे। तो ये जान लो, भारत के संविधान के तहत ये एक सेक्युलर रिपब्लिक है, हम एक शरिया स्टेट नहीं है। और इनकी जो प्रियंका गांधी वड्रा बोलती हैं कि महिलाओं को चाहे तो बिकिनी पहन ले, चाहे तो हिजाब पहने, चाहे तो साड़ी पहने, तो मुझे ये बताइए कौन सी बच्ची बिकिनी पहनकर स्कूल कॉलेज जाती है? मैं उसी पर सवाल उठा रही थी। मेरा सवाल उसी से है संजू जी। गजेंद्र जी, मैं यही सवाल उठा रही थी कि आपने इसको इतना, कोई लड़का रुद्राक्ष माला पहनकर स्कूल जाता है? मेरे यहाँ पर मेरे कॉलोनी में एक क्रिश्चियन स्कूल है, 10 दिन पहले एक लड़का रुद्राक्ष माला पहनकर बड़ा टीका लगाकर गया, तो उसको स्कूल वालों ने स्कूल के बाहर कर दिया। सुनिए मेरी बात, मैं गजेंद्र जी, ये लड़कियों को अभी आपने देखा कि तस्लीम रहमानी जी ने क्या कहा। उन्होंने किस तरह से इस पूरे नैरेटिव को बदल दिया। और मैं गजेंद्र जी वही बात कह रही हूँ, जब आप ये कहेंगे कि देखो तुम्हारे धर्म पर हमला हो रहा है इसलिए हिजाब पहनो, ये कुछ लोगों का तरीका है सर कि किस तरह से एक महिला को फिर से हिजाब उड़ा दिया जाए, फिर से उसे घूंघट उड़ा दिया जाए कि ये भाई धर्म पर हमला है। कैसे धर्म पर हमला है? शिक्षा में सब बराबर है, शिक्षा में सब बराबर है, धर्म नहीं है। गजेंद्र जी, हर कॉलेज का एक अनुशासन होता है। गजेंद्र जी, क्या हमारे बच्चे गजेंद्र जी बोल रहे हैं, पहनकर, टीका लगाकर, बिकिनी पहनकर, सर पर विभूति लगाकर ऐसे जा सकते हैं? नहीं।
तो बात यहाँ हिजाब की नहीं है, बात यहाँ अनुशासन की है। हम अपने घर में भी इनके बोलने का टाइम है क्या? आपका नाम गजेंद्र सिंह है क्या? आपका नाम गजेंद्र सिंह है क्या? गजेंद्र जी मुझे ये बताइए, आपका नाम गजेंद्र सिंह है क्या? ये किस तरह का एक नहीं, इनका नाम गजेंद्र सिंह है क्या? ठीक है, गजेंद्र जी बोल रहे हैं, बोलती जा रही है, गजेंद्र जी बोल रहे हैं। बेलगाम बोलती जा रही है, किसी को सुनना ही नहीं है। बोलिए गजेंद्र जी। तो ये क्या मतलब हुआ? जब लगातार जवाब मेरा टाइम है, अननेसेसरी बोलते रहने का क्या मतलब है? अश्विनी उपाध्याय जी को लीजिए। अश्विनी उपाध्याय, मैं ये कहना चाहता हूँ, अश्विनी उपाध्याय जी को लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 70 साल हो गए आजादी के। 70 साल के अंदर कब मुसलमानों ने ये कहा है कि हमें वहाँ हलाल का मीट खाना है, हमें स्कूलों में धोती हमें पहन कर जाना है, या हमें मुहर्रम की छुट्टी चाहिए, हमें शुक्रवार की छुट्टी चाहिए? ये गलत तरीके के प्रचार करने का क्या मतलब है? सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, इसने कहा इस तरह का प्रचार करने का। अब कल को अश्विनी जी कोई नागा कहेगा मैं भी कॉलेज आऊंगा, हाँ, और मैं बिना कपड़े के आऊंगा। कल को कोई जैन मुनि कहेंगे हम भी कॉलेज में जाएंगे, हम एडमिशन लेंगे, हम ऐसे ही जाएंगे जैसे हम रहते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको धार्मिक अधिकार मिला है, आप चाचा मामा मौसा नाना से निकाह करिए, आप चचेरे भाई ममेरे भाई मौसेरे भाई से निकाह करिए, आपको कोई नहीं रोक रहा है। आप खतना करिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जब आप कॉलेज में आ रहे हैं तो अब आप कॉलेज का प्रोटोकॉल फॉलो करिए। आप इसको समझिए, डिफरेंस है। अब कल को आप कुछ भी आप कहोगे हम तो कॉलेज में ये करेंगे, हम तो कॉलेज में ये करेंगे। अरे भैया, आप 4 घंटे के लिए कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज एक पब्लिक प्लेस है, कॉलेज एक सेकुलर स्थान है, सेकुलर प्लेस है। तो सेकुलर प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे आप धार्मिक मान्यताएं मत पूरी करिए, धार्मिक मान्यताएं अपने घर में पूरा करिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल को जितने हमारे नागा साधु हैं एडमिशन ले लेंगे कॉलेज में और कहेंगे हम ऐसे ही आएंगे, बिना कपड़े के आएंगे, लो इनको एडमिशन में। कल को जैन मुनि एडमिशन ले लेंगे, वो भी बिना कपड़े के रहते हैं, वो कहेंगे हम भी ऐसे ही आएंगे, हमारी धार्मिक मान्यता है। ऐसे नहीं चलेगा। धार्मिक मान्यता आप अपने घर में रखिए, अपनी पर्सनल लाइफ में रखिए, लेकिन जब आप पब्लिक प्लेस पे आ रहे हैं, कॉलेज में आ रहे हैं, तब मत करिए। वो मुझे लगता है जरूरी है। और वहां पर भी, वहां कॉलेज में भी यही हुआ, वहां पर भी भगवा गमछा पहनकर आने की मनाही की गई, क्योंकि यहाँ से अगर हिजाब पहना जा रहा था वहां उकसावे की कार्रवाई हो रही थी, क्योंकि उन्हें लगा किस तरह से ये एक धर्म बनाम दूसरा धर्म हो रहा है। और शिक्षा के शैक्षणिक संस्थानों में हम धर्म के बीच में ये दीवार खड़ी कर दें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही कोशिश की जा रही है और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या उसका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।